Okay, just subscribe to this, you'll get. ऑल राइट, फाइन. सो लेट अस बिगिन. जैसे कि हमने लास्ट टाइम हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट किया था, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. ओके, नाउ वी शैल बी हैविंग, ओके, we shall be having next part of our chapter. So next part of our chapter is dew point and humidity. Okay, इसके पहले हमने क्या कंप्लीट किया था स्टूडेंट्स? इज माय स्क्रीन शेयर्ड ऑन योर एंड? एवरीवन विजिबल? विजिबल, ठीक है. सो हमने लास्ट टाइम ये वाला एनॉमलस बिहेवियर का, पानी का एनॉमलस बिहेवियर क्या था. एनॉमलस बिहेवियर में क्या होता है स्टूडेंट्स? 0 से 4 डिग्री के बीच में पानी का बिहेवियर चेंज हो जाता है. ओके, इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पानी एक्सपांड होने लगता है, और 4 डिग्री के अबव फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है. ठीक है, तो हमने ये अपैरेटस देखा था जो हमें एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर से परिचित करा रहा था. ठीक है, जिसका नाम है होप्स अपैरेटस. लास्ट टाइम हमने ये देखा था. पहले ऊपर पानी का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा फास्ट, यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर नीचे फास्ट बढ़ेगा, ऊपर कम कम बढ़ते जाएगा. ठीक है, और इसमें क्या मिक्सचर डाला था हमने? सॉल्ट और आइस का मिक्सचर डाला था ताकि इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर बना रहे. ठीक है, इसके बाद हमने एक्वेटिक बिहेवियर देखा. एक्वेटिक एनिमल्स जो है आइसी एनवायरनमेंट पे अपने आप को कैसे सुरक्षित रख पाते हैं आइस के लेयर के नीचे. तो हमने ये देखा था कि आइस का लेयर ऊपर रहता है, थिक लेयर होता है. ठीक है, इसके नीचे जो पानी का टेम्परेचर है बिल्कुल यही मैपिंग के हिसाब से बिहेव करता है, जिसे हम एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहते हैं. ठीक है, जिसमें फिशेस या बड़े इंसेक्ट्स जो होते हैं पानी में वो सर्वाइव कर जाते हैं इवन इन फ्रीजिंग टेम्परेचर्स. ठीक है, इसके बाद अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी. ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी में about 70% of surface of our earth is covered with water. Due to constant evaporation of water, water vapor is always present in atmosphere. आप कहीं पर भी जाओ, you go to North India, you go to South India, you go to East India, you go to West India. Okay, every part of our country, out of our country, is having atmospheric water vapor present in it. ठीक है, either it is in the form of snow, either it is in the form of moisture, either it is in the form of rain. ठीक है, सो कोई भी फॉर्म में आपको वहां पे वाटर वेपर मिलेगी. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ डेली वेदर. डेली वेदर कैसे चेंज होता है, वेदर कंडीशंस में क्या बदलाव आते हैं, ये समझने के लिए ये जो वाटर वेपर है या ह्यूमिडिटी जिसे हम कहते हैं, ये बहुत ही अहम रोल प्ले करता है. ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर मेक्स इट्स मॉइस्ट. जो पानी है प्रेजेंट एयर में, वो उसे मॉइस्ट बनाने में हेल्प करता है. मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी. मॉइस्चर को एटमॉस्फेयर में क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी. हमारे मुंबई का या पनवेल का टेम्परेचर क्या है? ह्यूमिड है. डू यू फील ह्यूमिडिटी स्पेशली इन द मॉनसून सीजन? यस चिल्ड्रन, you feel humidity or you don't feel humidity? Yes, we all feel humidity, right? खास करके मॉनसून के टाइम के चिपकू चिपकू लगता है when you go to the sea shore. Okay, अभी जो फेज है नवंबर और अक्टूबर, this will be the phase of retreating monsoon. phase of retreating monsoon जिसमें हम मॉनसून को रिट्रीट कर रहे हैं, वापस भेज रहे हैं. ये टाइम पे भी आपको चिपकू चिपकू जैसा फील होता है, पता है, बीच में गर्म बीच में ठंडा. Okay. Suchitra, I hope you are able to understand.
Yes, Suchitra? Am I going too fast? Okay, okay. Fine. Coming back here now, for a given volume of air. Now, what will happen? This will make air moist, and moisture in the atmosphere is called as its humidity. For a given volume of air at specific temperature, there is a limit on how much water vapor the air can contain. Okay? If the amount exceeds this limit, the excess water vapor converts into water droplet. ओके, एक एयर का अमाउंट होता है, जैसे कि आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1000 क्यूबिक मीटर्स, 1000 क्यूबिक मीटर एयर में मान लीजिए कुछ है आपका वाटर वेपर, उसने कंटेंट समझ लीजिए 1000 क्यूबिक मीटर्स। ठीक है, 1000 क्यूबिक मीटर के एयर में 1000 क्यूबिक मीटर का वाटर वेपर कंटेंट है। अगर 1000 क्यूबिक मीटर के एयर में 1000 से अधिक हो गया वाटर वेपर का कंटेंट, सपोज 1100 हो गया, तो ऊपर का वाटर वेपर क्या करेगा? इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। ओके, सो जो वाटर वेपर जो गैसियस स्टेट में है वो लिक्विड स्टेट में बदल जाएगा और वाटर ड्रॉपलेट्स बन के रेन बन के नीचे आने की कोशिश करेगी। ठीक है, when the air contains maximum possible water vapor, it is said to be saturated with water vapor at that temperature. अगर 1000 क्यूबिक मीटर की एयर में 1000 क्यूबिक मीटर के वाटर वेपर प्रेजेंट है तो हम उसे सैचुरेटेड बोलते हैं। सैचुरेटेड वाटर, सैचुरेटेड टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर में उतना ही फिट हो सकता है। उसके ऊपर अगर आप फिट करने गए तो आपके वाटर वेपर का स्टेट जो है बदल के गैस से बदल के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर से बदल के रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द वाटर वेपर। नाउ if amount exceeds this limit, the excess water vapor converts into water droplet. The amount of vapor needed to saturate the air depends upon the temperature of the air. ये जो saturation point है ये ना एयर पे डिपेंड करता है ना वाटर वेपर पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उस जगह के टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बहुत ही कम है तो आपका जो वाटर वेपर है सैचुरेशन पॉइंट कम हो जाएगा। अगर आपका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, लाइक 40 डिग्री, 35 डिग्री, 45 डिग्री है, तो आपका सैचुरेशन पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर 5 डिग्री, 4 डिग्री, 6 डिग्री, 8 डिग्री है तो वहाँ पे कोल्ड होता है, स्नोफॉल होती है। और जब भी आपका टेम्परेचर 35 डिग्री, 40 डिग्री है तो वहाँ पे रेनफॉल होता है। स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एवरीवन, easy to understand? So saturation point of water vapor in the air is depending on the temperature of that air or temperature of any place. ठीक है, इसीलिए स्टूडेंट्स हमारे मुंबई में स्नोफॉल नहीं होता है बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर सूटेबल नहीं है स्नोफॉल के लिए। ओके, और इसीलिए स्टूडेंट्स कश्मीर में बारिश नहीं होती है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर सुटेबल नहीं है बारिश के लिए। आर यू गेटिंग एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग नाउ? ठीक है, shall we go to next part everyone? Okay, ठीक है, so coming back here, now here when the air contains maximum possible water vapor, it is said to be saturated with vapor at that temperature. The amount of vapor needed to saturate the air depends upon the temperature of the air. If air temperature is low, it will need less water vapor to saturate air. अगर temperature low है तो water vapor कम लगेंगे। For example, if temperature of air is 40 degrees Celsius, it can contain 49 gram of water vapor per kilogram of dry air without condensation, without evaporation. If amount of vapor exceeds the limit, the additional vapor will condense. ठीक है, ये 49 ग्राम से ऊपर वेपर चले गए तो बाकी के वेपर जो है कंडेंस होके बारिश के फॉर्म में नीचे आएंगे। However, if the temperature of air is 20 degree, it will contain only 14.7 grams of water vapor. 40 डिग्री में 49 ग्राम्स कंटेंट था और 20 डिग्री पे कितना कंटेंट है? 14.7 ग्राम्स। ठीक है, विदाउट कंडेंसिंग।
और 20 डिग्री पे अगर 14 ग्राम से ऊपर चला गया या 15 ग्राम से ऊपर चला गया, बाकी का सारा जो है इट विल बी सेड अनसैचुरेटेड। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि अनसैचुरेट होता है और फिर स्नो के फॉर्म में नीचे आता है। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? इजी टू अंडरस्टैंड? ओके, I'll take it as yes. Great. So coming here, suppose unsaturated air at a certain temperature is taken and its temperature is decreased. हमने क्या किया, हमने unsaturated air लिया, ठीक है, जिसमें कम से कम वाटर वेपर है, और हमने उसका एक सर्टेन टेम्परेचर नोट डाउन किया और उस टेम्परेचर इज डिक्रीज, उसको और डिक्रीज करा दिया। टेम्परेचर इज रीच्ड एट विच एयर बिकम्स सैचुरेटेड विथ वेपर। हमने एयर का सैचुरेशन पॉइंट और वेपर का सैचुरेशन पॉइंट इक्वल बना दिया, ठीक है। पहले हमने क्या किया, पहले हमने अनसैचुरेटेड एयर लिया, अनसैचुरेटेड एयर में हमने ना सैचुरेटेड वाटर वेपर डाल दिया, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड एयर में वाटर वेपर डालेंगे सैचुरेटेड, तो बैलेंस नहीं हो रहा है, तो हमने क्या किया, हमने इसका टेम्परेचर नीचे लाया, जो एयर का टेम्परेचर है हमने उसको ड्रॉप कराया, इतना ड्रॉप कराया कि वाटर वेपर का सैचुरेशन पॉइंट और एयर का सैचुरेशन पॉइंट दोनों मैच हो गया, ठीक है। इस फेनोमेना में जहाँ पे वाटर वेपर और एयर दोनों के पॉइंट सैचुरेटेड होते हैं, इसे हम कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू ड्रॉप्स होते हैं ना मॉर्निंग में, ओले, है ना, ड्यू ड्रॉप्स पड़ते हैं, दिस इज अ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। जो ड्यू ड्रॉप्स पड़ते हैं वो सैचुरेशन की वजह से पड़ते हैं, ना बारिश पड़ती है ना मॉइस्चर लगता है, ड्यू ड्रॉप्स होते हैं जो कि प्योर वाटर का कंसिडरेशन कराते हैं, दैट इज योर सैचुरेटेड एयर एंड वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। The vapor content in air is measured using a physical quantity which is called as absolute humidity. हम वेपर कंटेंट को किस में मेजर करते हैं? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसका मतलब क्या है? द मास ऑफ वेपर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। कितना वेपर प्रेजेंट है एक यूनिट एयर के वॉल्यूम में या एक एयर के पार्ट में, तो हम उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। जनरली एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमारा जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मेजर होता है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में मेजर होता है। ओके, वन मोमेंट। वन मोमेंट। तो ये वाला पार्ट क्लियर है सभी को? The feeling of humid or dry nature of air not only depend on the amount of water vapor present in the air, but it also depends on how close that amount is for making the air saturated. तो जब भी हम ड्राई एयर फील करते हैं, जैसे हम राजस्थान जाते हैं या दिल्ली साइड जाते हैं जहाँ पे समंदर नहीं होता है, तो जब भी हमको ये ड्राई एयर फील होती है, इट इज ऑल नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द वाटर वेपर ऑफ द एयर, बट एयर का सैचुरेशन पॉइंट पे भी डिपेंड होता है, कितना टेम्परेचर है, एयर सैचुरेटेड है या नॉट सैचुरेटेड है। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट द सैचुरेशन with respect to the water vapor. It means that it depends on the temperature of air also. So water vapor, air and temperature, this all three factors decide the saturation of air. Okay, saturation point. So the ratio of actual mass of vapor content in the air for a given volume and temperature to that required to make the air saturated with vapor at that temperature is called relative humidity. Relative humidity का मतलब क्या है? Actual mass of water vapor present in air, okay,
अपॉन मास ऑफ वेपर नीडेड टू मेक एयर सैचुरेटेड, कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में एक्चुअल अमाउंट, अपॉन कितना वेपर रिक्वायर्ड है एयर को सैचुरेशन पॉइंट पे लाने के लिए, मल्टीप्लाई बाय 100. दिस इज योर परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी. आर यू अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स? Easy to understand. Now tell me what are the three factors जिस पे आपके एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिपेंड है. राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स. ऑल द थ्री फैक्टर्स सैचुरेशन पॉइंट डिपेंड होता है. कौन से थ्री फैक्टर्स है स्टूडेंट्स? वेरी गुड मैत्रेय. वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, दिस इज अ फर्स्ट फैक्टर. सेकेंड क्या होता है? ड्यू पॉइंट. हम उसे ड्यू पॉइंट बोलते हैं जब पानी आपके एयर के साथ मिलके सैचुरेशन लेवल पे पहुंचता है, उसे हम ड्यू पॉइंट बोलते हैं. ड्यू पॉइंट कैन नॉट बी काउंटेड एज अ फैक्टर. एक तो वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर. सेकेंड क्या है? सैचुरेशन पॉइंट किसकी वजह से पहुंचता है? सिर्फ वाटर वेपर और कुछ? यस, टेम्परेचर. एक्सेलेंट सुचित्रा. टेम्परेचर. और एक फैक्टर मिसिंग है, वाटर वेपर, टेम्परेचर एंड मैत्रेय ने उसको कब क्लब कर दिया है. धीरज, यू कैन आंसर एज वेल. Anuj, even you can answer. Okay, it is air. AIR, air. Okay, so your water vapor, temperature and air, these three decides the dew point humidity and they give you the percent relative humidity of the given atmosphere. ठीक है, अब नीचे आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे. द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट द ड्यू पॉइंट इज 100%. ओके, नॉर्मली हम सब कुछ 100% काउंट करते हैं. So relative humidity at dew point is 100%. If relative humidity is more than 60%, we start to feel the air is humid. 60% के ऊपर अगर ह्यूमिडिटी चली जाती है तो हमको चिपकू चिपकू लगने लगता है. If relative humidity is less than 60%, we feel that air is dry. 60% के नीचे चली जाती है ह्यूमिडिटी, जैसे आप दिल्ली साइड जाते हो या ड्राई कंडीशंस में जाते हो, यू ट्राई टू फील ड्राई. आपके हाथ, आपकी स्किन फटने लगती है, राइट? जिसकी स्किन मॉइस्चर वाली होती है उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है. जिनकी स्किन ड्राई होती है वो अडॉप्ट नहीं कर पाती है. हाथ फटते हैं, पैर फटते हैं, क्रैक्स आते हैं. ठीक है. So during winter season, you may have observed a white trail at the back of flying plane in a clear sky. Okay, आपने winter sky में देखा रहेगा, प्लेन के पीछे एक ट्रेल होता है. As the plane flies, the vapor released by the aeroplane engine condenses and forms a cloud. Not only aeroplanes, अगर आप देखोगे रॉकेट में भी, जब रॉकेट लॉन्च होता है, सैटेलाइट लॉन्च होती है, तो व्हाइट कलर की ट्रेल क्लाउड जैसे एक 10-15 मिनट तक रहती है, पता है, जो हमें पाथ बताती है कि कहाँ चला गया रॉकेट या कहाँ चली गई प्लेन, अगर स्काई क्लियर हो तो. एवरीबडी हैज सीन नो दैट ट्रेल? यस, हम सभी ने वो ट्रेल देखी है ना, ऐसे ढग ढग जैसा होता है, क्लाउड जैसा होता है. यस, सो दैट ट्रेल, it is seen in the clear sky most of the time. As a plane flies, the vapor releases by the aeroplane engine condenses and forms a cloud. If the surrounding air is having more relative humidity, it takes a long time for white trail and formed by condensation of water vapor to disappear. अगर वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है वो क्लाउड में या वो इन्वायरमेंट में, तो बहुत टाइम लेता है वो ट्रेल को डिसअपियर होने में. अगर ह्यूमिडिटी कम है तो 5 मिनट में वो ट्रेल जो है डिसअपियर हो जाएगी, फैल जाएगी. ठीक है. So if relative humidity is surrounding in air is less, either the size of white trail may become small or it may even get formed. ठीक है. तो एयरप्लेन जब भी वहां पे ट्रैवल करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ट्रेल नहीं दिखाई देती है, क्योंकि आपकी जो ह्यूमिडिटी है, एयरप्लेन जो ट्रेल छोड़ रहा है, ठीक है, वो ह्यूमिडिटी के साथ बैलेंस होकर वो अपने आप डिसअपियर हो जाती है.
पर आपका जब वहाँ का एनवायरनमेंट या टेम्परेचर ऑलरेडी बैलेंस्ड है और उसमें आप एडिशन कर देते हो रॉकेट या सैटेलाइट छोड़ के, तो ट्रेल को डिसअपियर होने के लिए टाइम लगता है. ठीक है. सो दिस इज द रीजन व्हाई दैट व्हाइट कलर का क्लाउड क्लाउड जैसा टेल जैसा ये फॉर्म रहता है. ठीक है. Now through these two observations we sense the presence of water vapor in the atmosphere. इन दो ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चला है? Water vapor is present in the atmosphere. And when air gets cool, due to decrease in temperature, it becomes saturated with water vapor. As a result, the excess of water vapor gets converted into tiny droplets. The dew point temperature is decided by the amount of vapor in the air. Is that clear? ड्यू पॉइंट जो टेम्परेचर है वो कभी डिसाइड होता है? टेम्परेचर के ऊपर से डिसाइड होता है कि वो ड्यू बनेगा या नहीं बनेगा. स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग मी क्लियर? यहाँ पे किसी को भी कोई दिक्कत है अंडरस्टैंड करने में, समझने में? दिक्कत है आदर्श? नो. ऑलराइट, ओके. चलो, let us go to new topic. Are you ready, children? Shall we go to new topic? Yes, great. All right, now we will see one more new topic, that is unit of heat. Unit of heat को हम क्या बोलते हैं? जूल में तोलते हैं, नापते तोलते हैं. ओके, जो कि SI यूनिट है. और कैलोरी जो है वो CGS यूनिट है. ओके, हमारे फूड में भी होती है ना कैलोरी. 10 कैलोरीज, 5 कैलोरीज. कैलोरी बर्न करो, हीट को आपकी बॉडी से बर्न करो, पतला हो. दिस इज ऑल इन द फॉर्म ऑफ हीट, कैलोरीज. ओके, सो जूल होती है वो इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज होती है, बहुत ही बड़े इस पे. और कैलोरीज जो होती है ना स्टूडेंट्स, वो छोटे लेवल पे यूज होती है. ठीक है. द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट लगती है वो होती है 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस. एंड दिस इज कॉल्ड एज 1 कैलोरी हीट. इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम 1 कैलोरी हीट बोलते हैं. ठीक है. 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस पे लाने के लिए 14.5 से लेके 15.5 डिग्री सेल्सियस की हीट लगती है, इतना टेम्परेचर लगता है. दिस इज कॉल्ड एज 1 कैलोरी ऑफ हीट. Similarly, the amount of heat necessary to raise the temperature of 1 kilogram of water by 1 degree Celsius, same यही टेम्परेचर में, is called as 1 kilocalorie. ठीक है. यहाँ पे सिर्फ आपका वेट बढ़ गया है. पानी 1 ग्राम था, यहाँ पे 1 किलोग्राम हो गया है. यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे भी 1 डिग्री सेल्सियस है. टेम्परेचर भी सेम है. ठीक है. सिर्फ पानी का वेट बढ़ने के कारण हम कैलोरीज को किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर दिए. सो इट इज क्लियर दैट 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरीज. 1 किलो कैलोरी में कितने कैलोरीज होते हैं? 1000 कैलोरीज. स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग मी क्लियर? इज इट बिकमिंग इजी टू अंडरस्टैंड? क्लियर? ओके, ओके, या, ओके, ग्रेट. चलो, we'll go to next part here now. Always remember, हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे कि if we heat 1 kilogram of water by 1 degree Celsius at different temperature, अगर ये टेम्परेचर अलग अलग हो गया, ओके, जैसे कि 14.5 डिग्री से लेके 15.5 डिग्री के बीच में, the amount of heat required will be slightly different in this. एकदम negligibly different रहेगा. ठीक है. It is therefore essential to define a specific temperature. हम रेंज हर बार नहीं काउंट कर सकते. 14.5 से लेके 15.5 ये रेंज आपकी हर बार नहीं चलेगी. You need to have a specific temperature, proper temperature, जिसमें आप डिफाइन कर सकते हो हीट आपकी कितनी यूटिलाइज हो रही है. Calorie and joule are related by following relation. 1 calorie is equal to 4.18 joule. ओके, तो स्टूडेंट्स आपको ये बात ध्यान रखनी है. 1 कैलोरी, ओके, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल.
4.18 joules. ठीक है, and 1 kilo calorie is equals to 1000 calories. Getting it, everyone? 1 calorie is equal to 4.18 joule and 1 kilocalorie is equal to 1000 calories. ठीक है, अभी ये जो कॉन्सेप्ट था ये किसने इंट्रोड्यूस किया? लेट अस गेट नोन टू दैट साइंटिस्ट. सो वी हैव अ साइंटिस्ट हियर, जेम्स प्रेस्कॉट जूल. इनके बिहाफ पे या इनको ऑनर करने के लिए हीट का जो यूनिट है उसको जूल का नाम दिया है, जेम्स प्रेस्कॉट जूल. In 1818 to 1889, he was the first person to show that kinetic energy of tiny particles of matter appear as heat energy, and also that heat energy can be converted from one form to another. Okay? इन्होंने ही पहली बार बताया था कि kinetic energy of tiny particles of matter appear to be as heat energy. जो kinetic energy है उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो हीट एनर्जी का फॉर्म लेते हैं. जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूवमेंट करनी होती है सो दे टेक फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. हमने वो लॉ ऑफ एनर्जी पढ़ा था ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है एनर्जी. ठीक है, कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी टू वर्क गिव्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इन्होंने एक और लॉ बताया था कि अगर आपकी हीट एनर्जी वर्क में बदल जाती है, जो भी आप हीट यूज करते हो और उसको आप काम में कन्वर्ट कर देते हो, तो ये आपका बन जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. दस द यूनिट ऑफ हीट इज कॉल्ड एज जूल आफ्टर हिम. उन्हीं के ऑनर में हमने यूनिट ऑफ हीट को जूल नाम दिया गया है. ठीक है, इज दिस पार्ट क्लियर विथ एवरीबडी? ओके. Everyone, anything to do you have doubts so far? Anything? ठीक है. Can we go to new concept, specific heat capacity? Shall we? Okay. So we have another new concept is that heat तो पढ़ लिया, heat का use क्या है? We are going to use this heat in the concept of specific heat capacity. जैसे कि उस ऊपर बॉक्स में बताया गया था ना कि आप हर बार रेंज नहीं कैरी कर सकते हो. 14.5 से लेके 15.5 ये रेंज हर बार नहीं चलेगी. यू नीड टू नो द स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. तो ये हम पढ़ेंगे थ्रू द कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी होगी. इसमें हमें मटेरियल लेना होगा, अ ट्रे विथ थिक लेयर ऑफ वैक्स, पूरा का पूरा एक जाड़ा लेयर ऑफ वैक्स, सॉलिड स्पीयर्स ऑफ आयरन, लेड एंड कॉपर. बॉल लेने हैं, सेम साइज के सब होने चाहिए पर मटेरियल अलग होगा. आयरन लेड का होगा एंड कॉपर का होगा. सबका वेट इक्वल होगा. ये 1 किलोग्राम है तो ये भी 1 किलोग्राम, ये भी 1 किलोग्राम. ठीक है. बर्नर चाहिए हमें, या स्पिरिट लैंप ले लो आप, या लार्ज बीकर ले लो, एक बड़ा सा बीकर. ठीक है, अभी हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? प्रोसीजर. Take 3 spheres of iron, copper and lead of equal mass. 1 kilogram, 1 kilogram, 1 kilogram. Iron is 1 kilogram, copper is 1 kilogram, lead is 1 kilogram. ठीक है, तीनों को हमें लेने हैं. Put all the 3 spheres in boiling water. सबसे पहले हमको ये तीनों spheres को boiling water में डालने हैं जो कि हमने बीकर में लिया है. ठीक है, और थोड़ी देर के लिए उसको boiling water में रख देने हैं. अब क्या करना है, ये घर पे बनाने वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है स्टूडेंट्स, ये लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है, सो डू नॉट ट्राई इट एट होम. अभी हम क्या करेंगे, ये तीनों भी स्फीयर्स को लेंगे पानी के बाहर निकाल के, और सारे स्फीयर्स को हम क्या करेंगे, टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे. ठीक है, तो कैसे हमें पता चला? क्योंकि हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस, तो ऑब्वियसली सारे तीनों भी स्फीयर्स जो उसमें डाले गए हैं वो भी 100 डिग्री सेल्सियस रहेंगे. यस और नो? हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ही 100 डिग्री सेल्सियस है, तो जिस टेम्परेचर में हम स्फीयर्स को डालेंगे वही टेम्परेचर पकड़ेगा, राइट? ओके, तो ये तीनों भी स्फीयर्स हमारे बने 100 डिग्री सेल्सियस के. अभी हमें क्विकली बिना डिले किए
इमिडिएटली हमें थिक स्लैब ऑफ वैक्स में डालना है। वैक्स का ये थिक स्लैब है, हमने उसके अंदर डाल दिया, तीनों भी स्पीयर को एक थोड़े थोड़े से डिस्टेंस पे। ठीक है, एक मोटा सा स्लैब लिया था हमने, उसके अंदर डाल दिया। वी विल नोट द डेप्थ ऑफ ईच एंड एवरी स्पीयर इन द वैक्स। तो जितना डीप अंदर वो पेनिट्रेट होते जाएगा, हम हर एक स्पीयर का डेप्थ है नोट करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको इस इमेज से क्या नजर आ रहा है, किसकी डेप्थ सबसे ज्यादा होगी? वैक्स के लेयर में वी हैव आयरन, कॉपर एंड लेड, किसकी मेल्टिंग कैपेसिटी फास्ट होगी? आयरन। सुचित्रा has mentioned iron. Anybody else with any other answer? Iron. Very good, Maitreya. Very good, Suchitra. Why iron? Can anybody tell me? As per you, आपको क्या समझा इमेज देख के? आयन क्यों? यस, आयन क्यों? जो आपको ठीक लगे बता दो, इट इज ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग और राइट हियर, वी आर जस्ट डिस्कसिंग। Because the capacity of absorbing heat of iron is more than any. Very good, Suchitra. Excellent. Excellent answer. Because हमारे जो आयन की कैपेसिटी है हीट को होल्ड करने की, वो कॉपर से ज्यादा है। ठीक है, फिर आयन के बाद बारी आती है कॉपर की, फिर कॉपर के बाद बारी आती है लेड की। ठीक है, तो अभी आप बोलोगे कि कॉपर के वायर्स क्यों है हमारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में, अगर आयन की कैपेसिटी ज्यादा है हीट पास करने की। आयन जो है ना, रस्ट पकड़ लेता है, कॉपर रस्ट नहीं पकड़ता है, इसलिए हमने आयन के वायरिंग्स न डाल के हमने कॉपर के वायरिंग डाले हैं। स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग योर डाउट्स क्लियर? यस, ओके, यू आर वेलकम सुचित्रा। So here we are. The sphere which absorbs more heat from the water will give more heat to the wax. जो जितना ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा पानी से, वो हीट अपने साथ कैरी करके वैक्स को मेल्ट कराने में मदद करेगा। More wax will thus melt and sphere will go deeper in the wax. जितना ज़्यादा वैक्स मेल्ट होगा उतना ज़्यादा डीप स्पीयर जाएगा। It can be observed that the iron sphere goes in deepest into the wax. आयन स्पीयर जो है बहुत ज़्यादा डीप जाता है वैक्स में। उसके बाद बारी आती है हमारी कॉपर स्पीयर की, उसके बाद हमारी बारी आती है लेड स्पीयर की। लेड स्पीयर जो है, इट विल नॉट गो मच डीपर एज कंपेयर टू आयन और एज कंपेयर टू कॉपर स्पीयर। ठीक है, सो आयन डीप जाएगा, कॉपर इंटरमीडिएट रहेगा, और सबसे कम जो डेप्थ रहेगी वो लेड स्पीयर की रहेगी। दिस शोज दैट फॉर इक्वल राइज इन टेम्परेचर, क्योंकि हमने टेम्परेचर लिया था इन तीनों का 100 डिग्री, सेम पानी में डुबोया था। द थ्री स्पीयर्स हैव एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट। तीनों स्पीयर ने सेम टेम्परेचर पे अलग अलग एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बताई। सो दिस मीन्स दैट द प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द स्पीयर is different for all these three sphere due to their materials. This property, where you have different absorption of heat, is called as specific heat capacity. जो specific material heat को absorb करेगा उसे हम कहते हैं specific heat capacity. Is that clear with everybody? Easy to understand specific heat capacity, children? Okay. Am I making sense? Am I making it easy? ठीक है, अब इसका हम ऑफिशियल डेफिनेशन देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमेशा कभी भी हम डेफिनेशन लेंगे, वी विल गो टू द लीस्ट स्केल, कम से कम स्केल पे मेजर करने की डेफिनेशन हम मेंशन करते हैं। ठीक है, सो जो हीट हमें रिक्वायर्ड रहेगी to rise the temperature or to raise the temperature of 1 unit mass of object by 1 degree Celsius, ठीक है, is called as specific heat capacity of that object. The specific heat capacity is denoted by letter C, small c. The SI unit of specific heat is joules per degree Celsius and kilogram.
and CGS unit is calories per gram degree Celsius. Okay, SI unit है जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस और CGS यूनिट है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. ये थोड़ा उल्टा लिखा है उन लोगों ने. ओके, ये टेबल स्टूडेंट्स हमें बताता है कि हर एक मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है. पानी की लोगे इट इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. पैराफिन जो कि वैक्स है 0.54, केरोसिन 0.52, एल्यूमिनियम 2.15, आयरन 0.110, कॉपर 0.095, सिल्वर, मर्क्यूरी. Okay, so this is a table which will give you specific heat capacity of some substances. Everybody is getting clear? Any difficulty so far? Clear? Okay. Definition is clear, meaning is clear of specific heat capacity. Yes, children? ठीक है. Now we will go ahead with formula. अब specific heat capacity का definition तो देख लिया, formula तो रहेगा ना? बिल्कुल है formula इसका. So we have a specific heat का formula here, which is called as specific heat of an object is small c, denoted by small c. The mass of the object is denoted by small m, and if the temperature of the object is raised by डेल्टा टी. ठीक है, अगर आपके टेम्परेचर आपने रेज किया है ऑब्जेक्ट का तो इट विल बी डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस. सो द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी. ठीक है, ये डेल्टा टी क्या होगा स्टूडेंट्स? इट विल बी रेज इन टेम्परेचर. ओके, कितना राइज किया है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी. अब आप बोलोगे कितना राइज किया है पता कैसे चलेगा? आपका ओरिजिनल टेम्परेचर में से आप राइज इन टेम्परेचर को माइनस करोगे या राइज इन टेम्परेचर में से ओरिजिनल टेम्परेचर को माइनस करोगे तो आपको डेल्टा टी की वैल्यू मिलेगी, T2 minus T1. ठीक है, so this is a formula. In some way, if the specific heat of an object is small c, the mass of the object is m, and if the temperature of object is decreased, यहाँ पे increase था, यहाँ पे decrease by delta T. ठीक है, then the heat energy is lost by the object. It will be given by the same formula. ठीक है, दोनों के फॉर्मूला सेम रहेंगे, इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन टेम्परेचर. फर्क क्या होगा? यहाँ पे टेम्परेचर राइज हुआ है आपको राइज मिलेगा, यहाँ पे टेम्परेचर कम हुआ है आपको डिक्रीज मिलेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? फॉर्मूला दोनों का सेम रहेगा. यहाँ पे T2 माइनस T1 होगा, यहाँ पे T1 माइनस T2 रहेगा. डिक्रीज में T1 पहले आएगा, इंक्रीज में T2 पहले आएगा. स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग दिस फॉर्मूला क्लियर? Easy to understand, no difficulty, right? Okay, so next time we will do this new concept, heat exchange. Heat कैसे exchange होती है object के बीच में. So today we will stop here students. Okay, homework for you today is just take down the homework and then we will end up the session. आपको होमवर्क क्या करना है? आपको ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन अलोंग विद दिस यूनिट ये लिखना है. ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन और यूनिट, और आपको ये डायग्राम ड्रॉ करके भेजना है गूगल क्लासरूम पे. ठीक है, दिस यू हैव टू सेंड इट ऑन गूगल क्लासरूम. आर यू गेटिंग? विल वाइंड अप आवर सेशन फॉर टुडे ओवर हियर. Okay, bye everybody, take care, have a nice day, bye bye.